हेलो स्प्रिंट वेलकम यू ऑल। सो लास्ट क्लास में हमने जो है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस जूलॉजी का सेक्शन उसको हमने स्टार्ट किया था और फर्स्ट लेक्चर में हमने बेसिक सी बातें करी थी और मैंने आपसे कहा था कि जो इसका सेकेंड या थर्ड लेक्चर होगा उसमें कंप्लीट हो जाएगा ये चैप्टर। तो आज का जो सेकेंड लेक्चर है इसमें हम बहुत और आगे तक पढ़ेंगे और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप जो फर्स्ट लेक्चर उसको अटेंड करके आए होंगे। और जैसा कि आपको पता है कि बॉटनी क्लास 11th 12th दोनों ही फिनिश हो चुका है और जूलॉजी क्लास 11th का फिनिश है, क्लास 12th का स्टार्ट है यहाँ से बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस से। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सारे लेक्चर्स अटेंड कर लिए होंगे और जो भी वन शॉट जा रहे हैं या फिर शॉर्ट वीडियोस जा रहे हैं 15 से 20 मिनट के, वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो रहा है। और मैं उम्मीद करूँगी कि इससे भी शॉर्ट में मैं पढ़ाने की कोशिश करूँगी और पूरा का पूरा नोट्स जो है वो एनसीईआरटी ओरिएंटेड रहता है, तो आपको जो बहुत ज़्यादा ही बेनिफिट भी होगा। तो बायोटेक्नोलॉजी एंड प्रिंसिपल प्रोसेस में सबसे पहले फर्स्ट क्लास में जो भी हमने किया था उसको रिकॉल करवाती हूँ मैं पहले जल्दी जल्दी। बायोटेक्नोलॉजी जो है वो डील करता है द टेक्निक्स ऑफ यूजिंग द लाइव ऑर्गेनिज्म और इंजाइम फ्रॉम द ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट एंड प्रोसेस जो कि ह्यूमंस के लिए यूजफुल होता है, जैसे कर्ड का बनाना, ब्रेड, वाइन, ये माइक्रो मेडिएटेड प्रोसेस होता है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, टेस्ट ट्यूब बेबी यूजिंग अ जीन, डेवलपिंग अ जीन, डीएनए वैक्सीन या फिर एक डिफेक्टिव जीन को करेक्ट करना, ये सब जो है बायोटेक्नोलॉजी के ही अंदर आता है। ये भी कहता है कि द इंटीग्रेशन ऑफ द, इसके अंदर जो है सेल का कोई पार्ट्स या सेल या उसका मॉलिक्यूलर एनालॉजी फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के लिए ये सब चीज़ें यूज होता है बायोटेक्नोलॉजी में। प्रिंसिपल क्या है बायोटेक्नोलॉजी की, तो दो है, जेनेटिक और एक है बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में बेसिकली जो जेनेटिक मटेरियल है हमारा, उसकी केमिस्ट्री को हम क्या करते हैं, अल्टर करते हैं, जैसे डीएनए आरएनए की, और उसको इंट्रोड्यूस करते हैं होस्ट में। होस्ट ऑर्गेनिज्म है और उसकी फिनोटिपिक जो कैरेक्टर होती है होस्ट ऑर्गेनिज्म की, उसको हम चेंज करते हैं। बायो प्रोसेस में वही स्टेराइल जो है माइक्रोबियल कंटामिनेशन फ्री एम्बियंस जो है वो हम क्रिएट करते हैं। और इन केमिकल इंजीनियरिंग प्रोसेस टू इनेबल द ग्रोथ ऑफ ओनली द डिज़ायर, ताकि हम जो डिज़ायरेबल जो भी हम चाह रहे हैं उस तरह का ही जो क्वांटिटी है, उस तरह का जो ही प्रोडक्ट है, माइक्रोब है, वो हम क्या कर सके, उसको हम ला सके। ठीक है, एंटीबायोटिक्स और वैक्सीन्स और एंजाइम, ये सारी जो है बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग के अंदर आता है। एनसीईआरटी के कुछ पॉइंट्स हैं जैसे कि सेक्सुअल और एसेक्सुअल के बारे में कही गई है। तो सेक्सुअल जो है ये करती है, दैट इज़ द सेक्सुअल जो होता है ये परमिट करता है वेरिएशन, और एसेक्सुअल जो है ये प्रिजर्व करता है जेनेटिक मटेरियल को। ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन जो है इसके अंदर प्लांट्स और एनिमल्स ब्रीडिंग है, वेरी ऑफन लीड टू द इंक्लूजन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ द, इसके अंदर ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता था कि इसमें अनडिजायरेबल जीन्स जो है, जो हमें नहीं चाहिए, वो भी डिजायर्ड के साथ आ जाता है, उसकी भी इंक्लूजन और मल्टीप्लिकेशन हो जाती थी ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन में। इसके बाद हमने आपसे कहा था कि जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है इसके अंदर कौन कौन सी टेक्निक्स होती है, तो क्रिएशन ऑफ द रिकॉम्बिनेंट डीएनए, फिर जीन की क्लोनिंग कराना, मल्टीपल कॉपीज बनाना और फिर उस जीन की ट्रांसफर करना। वेक्टर डीएनए जो है कैन क्रिएट द मल्टीपल कॉपीज बिकॉज ऑफ द ओआरआई की वजह से, ओआरआई यानी कि ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन की वजह से ही जो वेक्टर डीएनए है उसकी मल्टीपल कॉपीज बन जाती है और ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द इनिशिएटिंग रेप्लिकेशन। कंस्ट्रक्शन ऑफ द आरडीएनए, फर्स्ट आरडीएनए जो था वो 1972 में स्टेनली कोहेन एंड हर्बर्ट बॉयर जी के द्वारा तैयार किया गया था और ये वर्क कर रहे थे सैल्मोनेला टाइफीमेरियम पे। और एक जीनोमिक डीएनए होता है, एक जो हमारा होस्ट होगा, यानी कि अगर हम बात करें यहाँ पे तो एक हमारा होता है जीनोमिक डीएनए और दूसरा हमारा प्लास्मिड डबल स्टैंडर्ड डीएनए सर्कुलर होता है। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल होगा, सेल्फ ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग होगा और उसका खुद का ओआरआई होता है, इसलिए वो रेप्लिकेट कर पाता है। प्लास्मिड है यहाँ पे, ये एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन होता है। रेस्ट्रिक्शन न्यूक्लियस उसको हम कट करते हैं, उस वेक्टर को, और फिर उसकी जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको, और फिर क्या करते हैं, उसको हम डीएनए लाइगेज की हेल्प से ज्वाइन करते हैं और फिर वहाँ से उसको हम क्या करते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं। हमारा जो होस्ट है यानी कि इकोले बैक्टीरिया यहाँ पे होस्ट है, तो उसके अंदर हम उसको ट्रांसफर कर देते हैं, तो उससे फिर वहाँ से मल्टीपल जीन ट्रांसफर होगी और तीसरा उसके बाद आता है जीन की क्लोनिंग होगी, मल्टीपल कॉपीज बनेगी। फिर है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म जो है, ये तीन बेसिक स्टेप्स है किसी भी ऑर्गेनिज्म की मॉडिफिकेशंस के लिए, मॉडिफाइंग के लिए। आइडेंटिफिकेशन ऑफ द डीएनए विद अ डिजायरेबल जीन, फिर उस इंट्रोडक्शन ऑफ द आइडेंटिफाइड डीएनए इनटू द होस्ट, आइडेंटिफाइड डीएनए को होस्ट के अंदर इंट्रोडक्शन कराना है, और मेंटेनेंस ऑफ द इंट्रोड्यूस्ड डीएनए इन द होस्ट एंड ट्रांसफर ऑफ द डीएनए टू द प्रोजेनी में फिर उसका ट्रांसफर कर देना।
इसके बाद जो हमने एंजाइम के ऊपर बात किया था, दैट इज लाइजेज, जो ब्रेक करता है ओपन सेल एंड द आइसोलेशन ऑफ द प्यूरिफाइड डीएनए जेनेटिक मटेरियल। ये सेल वॉल जो है इसको डाइजेस्ट कर लेता है। अगर हम सेलुलोज पैक्टिनिस की बात कर ले तो प्लांट सेल और एल्गल सेल वॉल के अंदर होता है। काइटिनिस के हेल्प से फंगल सेल जो होती है उसकी सेल वॉल जो है उसकी ब्रेकडाउन होती है। लाइसोजाइम जो है बैक्टीरियल सेल की डाइजेशन करता है। और ऐसे ही आरएनए से आरएनएज मतलब आरएनएज डाल करके आरएनए की जो सेल वॉल होती है उसको ब्रेकडाउन किया जाता है। प्रोटीएज डाल के प्रोटीन की ब्रेकडाउन करी जाती है। उसके बाद एडिशन किया जाता है यहाँ पे, दैट इज द चिल्ड इथेनॉल की। डीएनए प्रेसिपिटेट हो जाता है फाइन थ्रेड्स इन द सस्पेंशन के अंदर, और आइसोलेटेड प्यूरिफाइड डीएनए जो है उसको रिमूव किया जाता है स्पूलिंग की मदद से। रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस, जिसको मॉलिकुलर सीजर भी कहा जाता है, इसका हेल्प होता है टू कट द डीएनए इनटू द फ्रेगमेंट्स। और न्यूक्लियस जो होता है ये डाइजेस्ट करता है मिली न्यूक्लिक एसिड को, ब्रेक करता है 3,5 फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड जो है उसको ब्रेक करता है। न्यूक्लियस, एक्सोन्यूक्लियस, इंडोन्यूक्लियस और आरई होता है। एक्सोन्यूक्लियस जो होता है वो कट लगाता है एट द एंड्स ऑफ ओनली द वन स्ट्रैंड। इंडोन्यूक्लियस जो है वो इन बिटवीन वन स्ट्रैंड ओनली कट लगाएगा। लेकिन रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस जो है ये इंस्पेक्ट करता है पूरा होल डीएनए को और कट लगाता है द स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक या रेस्ट्रिक्शन रिकॉग्निशन साइट इन द बोथ स्ट्रैंड। पैलिंड्रोम्स जो कि रीड होगा वो डीएनए का स्ट्रैंड जो कि रीड होगा सेम ऑन बोथ द स्ट्रैंड्स इफ ओरिएंटेशन ऑफ द रीडिंग केप्ट सेम। ओरिएंटेशन का मतलब यहाँ पे कह रहा है प्राइम का बाद, यानी कि 5 से 3 और 3 से 5। तो ऐसे जाने पे पैलिंड्रोम यहाँ पे खुद को रिपीट करता है। तो आज का जो टॉपिक है वो हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं इस पॉइंट से। यहाँ तक मैंने आपको बता दिया है पैलिंड्रोम तक, और फर्स्ट क्लास में उसका रिकॉल भी मैंने करवा दिया है। आज का जो लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं कि स्टिकी इंक जो है ये फॉर्म करता है हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद द कॉम्प्लीमेंट्री काउंटर पार्ट्स। ये जो स्टिकीनेस फैसिलिटेट करता है द एक्शन ऑफ द डीएनए लाइगेज एंजाइम। इसका स्टिकीनेस जो कैरेक्टर होता है ये ही जो है डीएनए लाइगेज एंजाइम को फैसिलिटेट करता है, और ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है। इससे रिकॉम्बिनेंट डीएनए की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ, दैट इज द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन आता है। ये बेसिकली इसका काम होता है कि ये सेपरेट करेगा और आइसोलेट करेगा डिज़ायर्ड जो डीएनए हमारा फ्रैगमेंट्स है उसको, उसकी सेपरेशन करता है। और इसमें जो यूज़ होता है जेल वो होता है एगेरोज जेल। एगेरोज जेल आपको नाम याद होना चाहिए, एक तरह का नेचुरल पॉलीमर पॉलीसेक्राइड है। और ये मिलता कहाँ से हमें? रेड एल्गी। रेड एल्गी जेलिडियम ग्रेसिलेरिया जो है रेड एल्गी है वहाँ से हमें मिलता है एगेरोज जेल। एगेरोज जेल, और ये एक तरह का नेचुरल पॉलीमर है, पॉलीसेक्राइड है। ठीक है, इसके बाद ये सीविंग इफेक्ट, सीविंग यानी कि छन्नी, छन्नी के जैसा इफेक्ट इसमें देखने को मिलता है हमें। सबसे पहले जो हमारे पास ये ट्यूब होता है उसमें क्या होता है कि एक तरफ हमारा होता है दैट इज द ट्यूब, कैथोड लगा रहता है, मतलब इस बैटरी से कनेक्टेड होता है कैथोड, और दूसरे तरफ हमारा होता है एनोड। एनोड को पॉजिटिव लिया गया है यहाँ पे, और कैथोड जो है उसको नेगेटिव लिया गया है। ठीक है, यहाँ पे जो वेल्स होते हैं, यहाँ पे इस वेल्स के अंदर जो है डीएनए भरे हुए रहते हैं, और डीएनए भरे होते हैं तो निगेटिवली चार्ज डीएनए जो होता है ये निगेटिवली चार्ज है। यहाँ पे इस वेल्स के अंदर जो है डीएनए भरे रहते हैं। डीएनए कैसे होंगे? निगेटिवली चार्ज। तो इनको कहाँ जाना चाहिए? कैथोड पे। अगर ये यहाँ पे सब्सटीट्यूटेड है डीएनए निगेटिवली चार्ज तो वो मूव कहाँ करेगा? एनोड यानी कि पॉजिटिव की तरफ। तो नेगेटिवली चार्ज डीएनए जो है वो रन करेगा टुवर्ड द एनोड इलेक्ट्रोड। ठीक है, यानी कि पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एनोड जो होता है उसकी तरफ मूव करेगा। इधर जो होता है वो लार्जर फ्रैगमेंट्स होता है, नेगेटिवली चार्ज इधर जिधर कैथोड है, और एनोड की तरफ जो है यहाँ पे इधर जाके यहाँ पे स्मॉलर फ्रैगमेंट्स हमें देखने को मिलता है। जो सेपरेशन ये किया जाता है ये ऑन द बेसिस ऑफ द साइज, डेंसिटी और मॉलिक्यूलर वेट। जिसका साइज जितना ज़्यादा छोटा होगा वो उतना तेजी से उतना आगे भागेगा। वही कह रहा है एनसीईआरटी का लाइन कि स्मॉलर द फ्रैगमेंट फार्दर इट मूव्स। जितना मूव्स यानी कि जितना स्मॉलर जो है फ्रैगमेंट होगा वो उतना तेजी से उतना फास्ट जो है वो क्या करेगा? मूव करेगा। तो इसलिए जो है यहाँ पे जो सेपरेशन का बेसिस है वो साइज, डेंसिटी और मॉलिक्यूलर वेट के हिसाब से है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे और क्या क्या किया जाता है? तो इथीरियम ब्रोमाइड जो है वो डाला जाता है फॉलोड बाय द यूवी रेज। यूवी रेज का एप्लीकेशन होता है और इथीरियम ब्रोमाइड डाला जाता है, जिससे कि हमें ब्राइट ऑरेंज बैंड मिलता है। ये पूरा आपको चार्ट ऐसे ही याद होना चाहिए कि ब्राइट ऑरेंज बैंड हमें मिलता है। और इसके बाद एक प्रोसेस आता है इल्यूजन। इल्यूजन जो होता है ये वो प्रोसेस होता है जिससे कि डिज़ायर्ड फ्रैगमेंट को कट ऑफ किया जाता है एगेरोज जेल से, और एक्सट्रैक्टेड किया जाता है फ्रॉम द जेल पीस। जेल पीस से जो एगेरोज जेल की जेल पीस है उससे जो है फ्रैगमेंट, डीएनए की जो फ्रैगमेंट है उसको निकालने की प्रोसेस को, उसको कट डाउन करने की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इल्यूजन होता है कहते हैं। तो ये सबसे लास्ट स्टेप होता है हमारा। इसके बाद हम चलते हैं वेक्टर्स के ऊपर। वेक्टर्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और यहाँ पे ऑल्सो कॉल द जीन टैक्सी या फिर जीन व्हीकल कहा जाता है। और इसका काम मेनली क्या होता है? ये इसको क्लोनिंग वेक्टर भी कह सकते हैं हम, क्योंकि ये क्लोनिंग में मदद करता है, और ये इसको हम जीन टैक्सी या फिर जीन व्हीकल भी कह सकते हैं।
अगर एक वेक्टर है उसके पास यहाँ पे ORI होता है, ORI क्या है, दैट इज दी ये कंट्रोल करता है कॉपी नंबर, कॉपी नंबर को कंट्रोल करेगा, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। दो मोस्ट कॉमनली यूज्ड वेक्टर्स जो हैं इसके अंदर वो होते हैं, एक प्लास्मिड होगा और दूसरा हमारे पास बैक्टीरियोफाज होता है। तो प्लास्मिड जो है ये 1 से 2 कॉपी पर सेल बना सकता है या फिर 15 से 100 या फिर इससे भी ज़्यादा हायर पर सेल बना सकता है ये कॉपी नंबर। तो बेसिकली ORI का मतलब होता है कि ये कंट्रोल करेगा कॉपी नंबर को, कितना बनना चाहिए कितना नहीं। बैक्टीरियोफाज जो होती है इसकी हाई कॉपी नंबर होती है। इसके बाद ROP जो होता है ये एक तरह का जीन्स होता है जो कि कोड करता है प्रोटीन्स के लिए और ये इन्वॉल्व होता है रेप्लिकेशन में, ठीक है। तीसरा हमारे पास है दैट इज़ द क्लोनिंग साइट, जिसको रिकॉग्निशन साइट भी कहते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास एक है जिसमें यहाँ पे जो है 3 साइट्स प्रेजेंट है। एक है यहाँ पे वेक्टर जिसमें कि इको R1 है, दूसरा है BAM-H1 और तीसरा है PBU1 और दूसरा जो है यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे इको R1 है, A और B। इफ ए वेक्टर हैज़ क्लोनिंग साइट्स फॉर मोर रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस, मतलब अगर एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, इसमें जो रिकॉग्निशन साइट्स है यहाँ पे वो क्या है, एक से ज़्यादा है, एक से ज़्यादा है, मोर फॉर more restriction in endonuclease. If a vector has cloning sites for more for the restriction endonuclease, ऐसा कहा जाता है कि हमारे पास इससे ज़्यादा ही ऑप्शंस हैं, ज़्यादा कुछ तैयार हो सकता है। तो यहाँ से जो है अगर 3 यहाँ हमारे पास जो है जैसे हमारे पास अगर 3 इसका रिकॉग्निशन साइट्स हैं, क्लोनिंग साइट्स हैं हमारे पास, तो 3 अगर साइट्स हैं हमारे पास, इसमें एक साइट है, तो यहाँ पे क्या होगा कि तीनों जगह हमें कट लगाना पड़ेगा रेस्ट्रिक्शन न्यूक्लियस से। तो तीनों जगह अगर हम कट लगाएंगे तो इसके मल्टीपल फ्रैगमेंट्स हो जाएगा और इसमें यहाँ पे क्या लगाएंगे, एक ही फ्रैगमेंट होगा। तो ये प्रेफरेबल माना जाता है, यहाँ पे फ्रैगमेंट बिखर जाएगा। तो ये जो है फॉर अ स्पेसिफिक RE मतलब एक स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस के लिए क्लोनिंग साइट शुड बी वेरी लो। अगर एक स्पेसिफिक RE जो है उसके लिए क्लोनिंग साइट जो है बहुत ही कम होना चाहिए, क्योंकि मोर देन 1 क्लोनिंग साइट जो है वो जनरेट करता है, मल्टीपल फ्रैगमेंट तैयार हो जाते हैं जिससे कि जीन की क्लोनिंग में जो है कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। इसके बाद है हमारे पास फोर्थ दैट इज़ द सेलेक्टेबल मार्कर या फिर जीन्स भी कह सकते हैं इसको। तो सेलेक्टेबल मार्कर जो होता है ये इसका मेन काम क्या है, देखो हमारे पास जो है यहाँ पे होस्ट सेल हमारे पास है दैट इज ई कोलाई की बैक्टीरिया। होस्ट अगर हमारे पास ई कोलाई की बैक्टीरिया है तो सबसे पहले इसका खुद का जीनोमिक DNA होगा और 3 प्रोसेस होता है। एक होता है कि हमारे पास ये रिकॉम्बिनेंट है, मतलब वेक्टर और जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है हमारा वो अगर मिल जाता है DNA लाइगेज के हेल्प से तो ये हमारा रिकॉम्बिनेंट बन जाता है, ये हमें ऑलरेडी पता है। दूसरा हमारे पास क्या है, सिर्फ और सिर्फ वेक्टर DNA हमारे पास है। तीसरा जो है या तो वेक्टर है या फिर हमारे पास ये है यानी कि RDN है, रिकॉम्बिनेंट DNA है। अगर RDNA वाला इसके अंदर इस होस्ट के अंदर गया है, रिकॉम्बिनेंट वाला अगर इसके अंदर गया है तो पहला ये जो भी इसमें ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, मतलब अगर ये इसमें गया है ये वेक्टर रिकॉम्बिनेंट DNA वाला तो इसमें ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट हुआ है, होस्ट यहाँ पे ट्रांसफॉर्म हुआ क्योंकि इसमें अलग से कुछ आया है, तो अलग से अगर कुछ आया है तो ये ट्रांसफॉर्म होगा। दूसरा ये रिकॉम्बिनेंट वाला आया है तो पहला वाला जो केस होगा ये रिकॉम्बिनेंट होगा। दूसरा वाला केस है जिसमें सिर्फ और सिर्फ वेक्टर DNA आया है, वेक्टर DNA आया है तो ये ट्रांसफॉर्म तो हुआ है होस्ट लेकिन ये नॉन रिकॉम्बिनेंट है क्योंकि ये रिकॉम्बिनेंट वाला नहीं है, RDNA नहीं है। तीसरा वाला है कि ये इंटर ही नहीं किया है इसके अंदर, तो अगर ये इंटर ही नहीं करेगा तो ये कौन सा केस हो जाएगा, ना ही तो ये ट्रांसफॉर्म हुआ है और ना रिकॉम्बिनेंट है, तो ये तीसरा वो वाला केस होता है। जीन्स इन वेक्टर हेल्प इन आइडेंटिफाइंग एंड एलिमिनेटिंग ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम नॉन ट्रांसफॉर्म। जो जीन होते हैं वेक्टर्स में वो हेल्प करते हैं आइडेंटिफिकेशन और एलिमिनेशन में। पहले तो आइडेंटिफाई करते हैं फिर उसको एलिमिनेट कर देते हैं ट्रांसफॉर्म को नॉन ट्रांसफॉर्म से। तो वेक्टर के अंदर जो जीन्स है उनका काम यही है। सेलेक्टिव ग्रोथ जो होता है ट्रांसफॉर्म का यानी रिकॉम्बिनेंट का, पहला जो है उसमें आता है लेगजेड जीन और दूसरा है एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन। अब इन दोनों के बारे में हम एक एक करके पढ़ते हैं। एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन जो है इसमें एम्पिसिलिन, क्लोरामफेनिकोल, कैनामाइसिन और टेट्रासाइक्लिन ये सारे एंटीबायोटिक है और ये जो चारों हैं एम्पिसिलिन, क्लोरामफेनिकोल, कैनामाइसिन और टेट्रासाइक्लिन NCERT का हमारा है ये, और ये जो है ये सारे ई कोलाई के लिए नॉन रेसिस्टेंट हैं, ठीक है। पहला आर्टिफिशियल वेक्टर या फिर प्लास्मिड के बारे में अभी हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमारा है दैट इज़ PBr322। इसमें नाम सबसे पहले आपको याद होना चाहिए कि P जो है हमारा वो प्लास्मिड है, BR जो है वो साइंटिस्ट का नाम है बॉलिवर एंड द रॉड्रिग्विज, और 322 वो जो एक्सपेरिमेंटल नंबर है। इसमें जो है इस वेक्टर के अंदर जो है रिकॉग्निशन सीक्वेंस साइट्स की बात कर ले तो इसमें टोटल 8 रेस्ट्रिक्शन इंजाइम है, 2 सेलेक्टेबल मार्कर है, एक ORI है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगी और दूसरा ROP यानी कि प्रोटीन है।
तो यहाँ पे ORI है, यहाँ से ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है। इसके बाद यहाँ पे जहाँ पे ROP जो है यानी कि जो प्रोटीन वाला पार्ट है, उसके बाद है एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यानी कि PVU2। दो सिलेक्टेबल मार्कर है, एक है एम्पिसिलिन के लिए रेसिस्टेंट और दूसरा है टेट्रासाइक्लिन के लिए रेसिस्टेंट। ये जो R है ये रेसिस्टेंट के लिए डिनोट कर रहा है। तो टेट्रासाइक्लिन के लिए रेसिस्टेंट है, ये एम्पिसिलिन के लिए रेसिस्टेंट। जो टेट्रासाइक्लिन के लिए रेसिस्टेंट है वहाँ पे दो साइड्स हैं, दो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स है, BAMH1 और सेल1। जो एम्पिसिलिन के लिए रेसिस्टेंट है उसमें आता है PST1 और PVU1। इसके बाद ऊपर है EcoR1, इसके बाद CLE1 और HIND3। तो ये जो है 8 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स और 2 सिलेक्टेबल मार्कर ORI और ROP, ये अच्छे से आपको डिनोट करना आना चाहिए, क्योंकि यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन आता है और इस चार्ट से ऐसे ही आपको दे देगा और यहाँ पे आपको डिनोट करना रहेगा कि कहाँ पे क्या है। तो ये आपको याद होना चाहिए। जैसे कि हम अगर मान लेते हैं कि PBr322 को अगर हम कट करते हैं BAMH1 या फिर फॉरेन DNA से, तो BAMH1 जो इसका साइट है, इससे अगर हम इसको कट करते हैं तो ये टेट्रासाइक्लिन के लिए रेसिस्टेंट नहीं रह जाएगा। जैसे एम्पिसिलिन के लिए रेसिस्टेंट तो ये रहेगा, लेकिन टेट्रासाइक्लिन के लिए अगर हम इसको BAMH1 से काट देते हैं तो ये इसके लिए रेसिस्टेंट नहीं होगा। यहाँ पे rDNA तो बनेगा, लेकिन ये वाला जो है जहाँ पे ये रिकॉम्बिनेंट नहीं है वहाँ पे एम्पिसिलिन के लिए भी जो है यहाँ पे ये रेसिस्टेंट रहेगा और टेट्रासाइक्लिन के लिए भी रेसिस्टेंट रहेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई रिकॉम्बिनेंट DNA की फॉर्मेशन ही नहीं हुई है। इसके बाद हम बात करते हैं दूसरा, दैट इज़ द लेगजेट जीन के ऊपर। लेगजेट जीन जो है इसमें बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम जो है, इसका मेन काम होता है कि ये लैक्टोज जो है बीटा गैलेक्टोसाइड, इसको ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में कन्वर्ट करता है। जो लैक्टोज होता है ये क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट होता है, कलर देने वाला सबस्ट्रेट, और ये कौन सा कलर देता है? ब्लू कलर का कॉलोनीज देता है, जिसमें कि लैक्टोज मतलब बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम मेनली जो लैक्टोज है उसको ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में तोड़ता है। लैक्टोज जो होता है क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट होता है, वहाँ से ब्लू कलर की कॉलोनीज आती हैं। तो यहाँ पे जो है एम्पिसिलिन, ये जो हमारे है दैट इज एम्पिसिलिन के लिए रेसिस्टेंट है और यहाँ पे लेगजेट जीन प्रेजेंट है। अब मान लेते हैं कि हमारे पास जो ई कोलाई होस्ट है उसमें एक ट्रांसफॉर्म्ड रिकॉम्बिनेंट होगा, दूसरा या तो ट्रांसफॉर्म होगा लेकिन नॉन रिकॉम्बिनेंट होगा, और तीसरा नॉन ट्रांसफॉर्म नॉन रिकॉम्बिनेंट होगा। तो अगर सॉल्यूशन हम प्रिपेयर करते हैं क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट और एम्पिसिलिन का, तो इसमें क्या क्या हो सकता है? एक हो सकता है कि अगर ट्रांसफॉर्म्ड रिकॉम्बिनेंट है तो ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, ट्रांसफॉर्मेशन अगर होगी तो वो क्या रहेगी? जिंदा रहेगी और यहाँ से वाइट कॉलोनीज बनेगी क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन हुई है। और अलाइव है दूसरा भी, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि ट्रांसफॉर्म है बट नॉन रिकॉम्बिनेंट है। तो यहाँ पे जो है नॉन रिकॉम्बिनेंट है यानी कि रिकॉम्बिनेशन नहीं हुई है, तो यहाँ पे ब्लू कॉलोनीज बनेगी। और तीसरी जो होगी वो नॉन ट्रांसफॉर्म्ड होगी। नॉन ट्रांसफॉर्म का मतलब है कि वो डेड होगा। तो ये जो अलाइव और वाइट कॉलोनीज तब बनता है, दिस हैपेंस ड्यू टू इंसर्शनल इनएक्टिवेशन ऑफ द लेगजेट जीन। जो लेगजेट जीन है ये कलर कॉलोनीज नहीं दे रहा है क्योंकि यहाँ पे इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो गया है। ठीक है, इस लेगजेट जीन के ऊपर वेक्टर्स क्या होते हैं? प्लांट्स और एनिमल्स के लिए अलग अलग तरह के वेक्टर्स अप्लाइड किए जाते हैं, जैसे कि डिजार्म्ड मॉडिफाइड टीआई प्लास्मिड जो है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशंस का, इन नो मोर पैथोजेनिक टू प्लांट्स बट स्टिल एबल टू डिलीवर पीस ऑफ डिजायर्ड डीएनए जो है वो ट्रांसफर हो सकता है। जो डिजार्म्ड मॉडिफाइड या नो मोर पैथोजेनिक रेट्रोवायरस है, ये सारे भी वेक्टर्स जो है प्लांट्स और एनिमल्स के लिए होते हैं। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशंस क्या कहता है, इसको हम समझ लेते हैं। ये एक तरह का जो है हमारे यहाँ सॉइल बैक्टीरियम है। सॉइल बैक्टीरिया जो है इसके पास हमारे पास जीनोमिक डीएनए होता है और जीनोमिक डीएनए के साथ इसके पास टीआई प्लास्मिड होता है। दूसरा हमारे पास एक डाइकोट प्लांट है। डाइकोट प्लांट का रूट सेल की अगर हम बात कर ले तो रूट सेल जो होता है उसमें यहाँ पे इसका जो है यहाँ पे सॉइल बैक्टीरिया जो है इसके पास टीआई प्लास्मिड होता है। और जो टीआई प्लास्मिड जो होता है टी डीएनए ऑफ द टीआई प्लास्मिड का जो टी डीएनए होता है ट्रांसफर डीएनए वो कंबाइन कर जाता है विद द जीनोम ऑफ द रूट सेल ऑफ द प्लांट सेल। ये जो डाइकोट प्लांट का जो रूट सेल है इसके जीनोम के साथ इसके डीएनए के साथ क्या होता है, ये टीआई प्लास्मिड जो है टी डीएनए जो होता है टीआई प्लास्मिड का वो कंबाइन कर जाता है और यहाँ से जो है ट्यूमर कॉज कर देता है उसकी रूट में। ये पैथोजेनिक होता है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशंस डाइकोट प्लांट्स के लिए। यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली आता है मोनोकोट और डाइकोट के ऊपर। ये कॉज करता है क्राउन गॉल ट्यूमर डिजीजेस। इसके बाद डीएनए एक तरह का हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल होता है। इट कैन नॉट पास थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। जो सेल मेम्ब्रेन होती है उससे वो पास नहीं कर सकता है। ये एक तरह का हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल होता है। द बैक्टीरियल सेल मस्ट फर्स्ट बी मेड कॉम्पिटेंट टू टेक अप द डीएनए। जो बैक्टीरिया का जो सेल होता है
जो द बैक्टीरियल सेल मस्ट फर्स्ट बी मेड कॉम्पिटेंट टू टेक अप द डीएनए। जो बैक्टीरियल सेल होता है उसको फर्स्ट उसको बनाया जाता है कॉम्पिटेंट टू टेक अप द डीएनए। दिस इज डन बाय ट्रीटिंग विद अ स्पेसिफिक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द, मतलब बैक्टीरियल सेल के अंदर अगर हमें होस्ट के अंदर कुछ भी डालना है तो उससे पहले उसको क्या करना है, हमें कॉम्पिटेंट बनाना पड़ेगा, क्योंकि वो जो डीएनए होता है एक तरह का हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है, वो सेल मेम्ब्रेन को ईजिली पास नहीं कर सकता है, इसलिए उसको पहले कॉम्पिटेंट बनाना पड़ेगा। और कॉम्पिटेंट बनाने के लिए अलग अलग तरह की जो प्रोसेस है उसको किया जाता है। दिस इज डन बाय ट्रीटिंग विद द, एनसीईआरटी कहती है कि इसको ट्रीट किया जाता है विद द स्पेसिफिक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डाइवेलेंट केटाइन। और डाइवेलेंट केटाइन यहाँ पे कैल्शियम आयन लिया गया है, कैल्शियम 2+, जो इंक्रीज करता है एफिशिएंसी को बढ़ा देता है, विथ विच द डीएनए इंटर्स। डीएनए की जो एफिशिएंसी है उसको बहुत ही ज़्यादा बढ़ा देता है ये कैल्शियम आयन, डाइवेलेंट आयन केटाइन। और ये इंटर करता है बैक्टीरिया का थ्रू द पोर्स इन इट सेल वॉल, उसकी सेल वॉल जो है उसके अंदर पोर्स कर देता है, उसके वजह से ये डीएनए उसके अंदर एंटर कर जाता है। जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है बी फॉर्म्ड इनटू द, ये फॉर्म होता है इनटू द सेल बाय इंक्यूबेटिंग द सेल के अंदर इसको इंक्यूबेशन होता है विद द आरडीएनए ऑन द आइस, फॉलोड बाय, पहले उसको आइस पे रखा जाता है, फिर उसको हीट पे रखा जाता है, फिर उसको 42 डिग्री हीट शॉक दिया जाता है और फिर उसको वापस से आइस पे रखा जाता है। तो ऐसे हीट शॉक मेथड से उसको क्या किया जाता है, ट्रीट किया जाता है उस सेल्स को। इसके बाद हम चलते हैं एक टॉपिक की तरफ, दैट इज इसको कहते हैं माइक्रो इंजेक्शन। माइक्रो इंजेक्शन जो है इसमें आरडीए रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है उसको डायरेक्टली इंजेक्ट किया जाता है इनटू द न्यूक्लियस ऑफ एन एनिमल सेल। एनिमल सेल में अगर हमें किसी चीज़ को इंटर कराना है, हमारा जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है उसको हमें उसके अंदर डालना है, तो माइक्रो इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है और ये एनिमल सेल में कहा गया है। इसके बाद दूसरा हमारे पास बायोलिस्टिक या फिर जीन गन है। प्लांट्स के अंदर जो सेल्स होते हैं उसको बॉम्बार्ड किया जाता है हाई वेलोसिटी की माइक्रो पार्टिकल किसका होता है, गोल्ड या फिर टंगस्टन का, जो कि कोटेड होगा डीएनए से, और उसको क्या किया जाता है, बॉम्बार्ड किया जाता है हाई वेलोसिटी से प्लांट्स के अंदर। तो बायोलिस्टिक यानी जीन गन जो है इसका। इसके बाद हम चलते हैं हमारे लास्ट टॉपिक आज का, दैट इज प्रोसेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। इसमें वही चीज़ें हम करेंगे जो अभी तक हम पढ़े हैं, पूरे चैप्टर में जो भी हमने पढ़ा है उसको ही अभी हम पढ़ने वाले हैं कि बायोटेक्नोलॉजी के अंदर क्या क्या प्रोसेसेस होगी। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने क्या किया था, दैट इज आइसोलेशन किया था जेनेटिक मटेरियल डीएनए का, और इसमें लाइएज चिल्ड इथेनॉल स्पूलिंग की वजह से उसको निकाल लिए थे। इसके बाद जो है डीएनए की स्पेसिफिक लोकेशंस पे जो है कटिंग करते हैं रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस की हेल्प से। इसके बाद सेपरेशन करते हैं और आइसोलेशन करते हैं डिजायर्ड डीएनए फ्रैगमेंट्स की जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोसेस से। इसके बाद उसकी एम्प्लीफिकेशन करते हैं जीन ऑफ इंटरेस्ट की बाय पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की हेल्प से, पीसीआर से। इसके बाद जो है आरडीएनए की कंस्ट्रक्शन करते हैं डीएनए लाइगेज के हेल्प से। इंसर्शन करते हैं आरडीएनए का इनटू द कॉम्पिटेंट होस्ट, हीट शॉक जीन गन मेथड यूज़ किया जाता है, या डिजाम वेक्टर या फिर टीआई प्लास्मिड जो है उसके हेल्प से इंसर्शन करते हैं। और इसके बाद सेलेक्टेबल मार्कर जो है उसका यूज़ होता है रिकॉम्बिनेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट के आइडेंटिफिकेशंस में। इसके बाद है ऑब्टेन करते हैं हम फॉरेन जीन प्रोडक्ट को, और सबसे लास्ट में आता है हमारा डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। तो सबसे लास्ट स्टेप हमारा है डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। तो यहाँ तक जो है पूरा प्रोसेस है हमारे बायोटेक्नोलॉजी का, जिसको हमने ओवरव्यू में पूरा समझा दिया है। इसके बाद जो है हमारा थर्ड लेक्चर होगा और उसमें पूरा का पूरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा, कुछ और चीज़ें बची हुई है इस चैप्टर में। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि जो आप जो है फर्स्ट लेक्चर अटेंड कर लिए होंगे और आज का भी लेक्चर अटेंड कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा अगर आप 2x पे भी इसको देखेंगे तो। और नोट्स के लिए आप इंस्टाग्राम टेलीग्राम कहीं पर भी जुड़ जाइए, आपको मिल जाएगा। और तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे हेल्दी एंड थैंक यू।